हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सयम बड़ोला और आज हम बाइनोमियल का फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। तो फोर्थ लेक्चर में क्या देखेंगे? देखो, अभी तक हमने बाइनोमियल की मैक्सिमम चीज़ें देख ली है। कुछ एक दो कंसेप्ट और बचे, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम। मोस्टली बच्चों को पता होगा कि कैसे रिमाइंडर निकालते हैं। मैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल भी बता देता हूँ कि कैसे आप लोग रिमाइंडर निकालोगे कोई बड़े एक्सप्रेशन का। ये चीज़ देखेंगे एक तो, और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा। आज पूरा समराइज करना है बाइनोमियल थ्योरम को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पुराने तीनों लेक्चर देख लिए होंगे। ये फोर्थ लेक्चर है, तो जिन बच्चों ने पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया। आप लोग पहले वो तीनों लेक्चर देखो, उसके बाद ये वाला देखना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। तो शुरू कर रहे हैं अपन बाइनोमियल थ्योरम का फोर्थ लेक्चर। तो भाई, सबसे पहले एज यूजुअल क्वेश्चन लिखा है एक प्रीवियस ईयर का। देखो क्या लिखा है, 1 - x - x² + x³ की पावर 6 इज द कोफिशिएंट निकालना x की पावर 7 इन द एक्सपांशन ऑफ। मैं तुमको एक चीज बताऊं, जनरल टर्म पे ही जेई का मेन फोकस होता है। मतलब जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था ना, जनरल टर्म, उसी पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। मैक्सिमम टाइम जो भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं वो जनरल टर्म पे ही बनते हैं। तो तुम लोग जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो जनरल टर्म की कर लो। जनरल टर्म वाला कभी कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये देखो, ये 2011 में पूछा अपन ने, जेई मेन से 2017 का क्वेश्चन किया था, वो भी जनरल टर्म का। जनरल टर्म और सम ऑफ कोफिशिएंट, ये 2 कंसेप्ट पे जेई हमेशा टारगेट करता है। तो इन 2 कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से तुमको आना चाहिए। ओके, बाकी सब तो एज लाइक पार्ट है बाइनोमियल का, इसलिए बता दिए जाते। तो देखो ये क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपांशन ऑफ, ये वाला एक्सपांशन है। तो ये बाइनोमियल तो है नहीं, तो जब भी बाइनोमियल नहीं होता है, क्या बताया था कि इसको सिंप्लीफाई करके बाइनोमियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, कभी हो रहा है तो। क्योंकि हमको मल्टीनोमियल के फॉर्मूले तो पता नहीं कि कैसे सॉल्व करते, वो थ्योरम हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ओके, तो उसको यूज़ करना तो हमें आता नहीं है, हमको आता है केवल बाइनोमियल। तो इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 टर्म है। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा बाइनोमियल में। कितने बच्चों को क्लिक हो गया कि इस क्वेश्चन में करना क्या है? जिनको हो गया तो वीडियो पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ओके, चलो कर रहे हैं शुरू। तो ये है हमारा 1 - x - x² + x³ की पावर क्या है, 6। अब मैं कभी इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो, इन 2 टर्म को देखता हूं, क्या लिखा है 1 - x², और इन दोनों टर्म को देखता हूं, -x मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 1 - x²। ये स्टेप समझ में आई क्या? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये स्टेप करनी थी और क्वेश्चन बाइनोमियल में कन्वर्ट। क्या किया अपन ने, 1 - x - x², तो पहले इन दोनों को एक साथ लिख लिया, ये वाली टर्म को और ये वाली टर्म को, तो 1 - x²। और इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा, -x कॉमन निकाल लिया, तो वो भी बन गया 1 - x²। तो ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ऐसा सोचना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे डायरेक्ट बना बनाया क्वेश्चन कभी नहीं देगा जी। एक जरा सा ये कंसेप्ट था और मैक्सिमम बच्चे यहीं पे अटक जाते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा हो गया ये क्वेश्चन, नहीं तो बाइनोमियल का हो गया। अब मैं इसको कर दिया सिंप्लीफाई, तो ये क्या 1 - x² पूरे में से कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 - x की पावर। ये क्लियर हुआ? अरे ये क्या है 1 - x², 1 - x² पूरे में से कॉमन निकाल लिया, तो 1 - x। समझ में आई बात? ये लिखो। तो बस अब तो खत्म हो गई, 1 - x² की पावर 6 और 1 - x की पावर 6। ये एक बाइनोमियल, ये एक बाइनोमियल। अपने को क्या चाहिए, x की पावर 7। इसका जब मैं एक्सपांशन करूंगा, तो x की क्या क्या पावर आ सकती है। r जब 0 हुआ, r जब 1 हुआ, r जब 2 हुआ, r जब 3 हुआ, r जब 4 हुआ, r जब 5 हुआ, r जब 6 हुआ। ये टेबल बनाना बताया था मैंने। अरे क्वेश्चन किया था अपन ने जेईई एडवांस का, याद करो, पिछले क्लास में, पिछले नहीं सेकंड लेक्चर में, वहाँ पे यही टेबल बनाई थी। अब ये वाले बाइनोमियल को देखो, पहले इस बाइनोमियल को 1 - x² की पावर 6, जब r 0 होगा तो x की पावर क्या होगी, 0। जब r 1 होगा तो x की पावर क्या होगी, 2।
जब r3 होगा तो x की पावर क्या होगी, बोलो 4, 6, 8, 10, 12। इतना आया समझ में? अरे इसका एक्सपांशन लिखो, केवल इसका क्या होता है 6c0 1 की पावर 6 माइनस 0 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 0, ओके, प्लस 6c1 1 की पावर 6 माइनस 1 की पावर में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि अपन ऐसे ही तो लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 1 एंड सो ऑन। तो देखो जब r 0 था तो क्या आया, x की पावर 0 आ रही है ओवरऑल, ये x की पावर है, ये x की पावर की बात कर रहे हैं, ओके। r 0 पे x की पावर 0 आ रही है, r जब 1 हुआ तो x की पावर क्या आ रही है 2, समझ रहे हो? इस वाले के लिए क्या आएगी, जब r 0 है तो 0, जब r 1 है तो x ही आएगी मतलब 1, जब r 2 है 2, 3, 4, 5, 6। ये समझ में आया? ये दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 1 माइनस एक्स है, r की अलग अलग वैल्यू पे x की पावर। ये टेबल हमारी तैयार, बस टेबल बन गई। अब क्या चाहिए तुमको, x की पावर 7। x की पावर 7 कब कब आएगी, जब तुम यहां से 2 लो और यहां से 5 लो, 2 और 5 दोनों ऐड हो जाएगी पावर 7, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में। तो इधर से जब x की पावर 2 निकलेगी, इधर से x की पावर 5, 7 बनेगा, इधर से 4 और 3 तो भी 7 बनेगा, 6 और 1 तो भी 7 बनेगा। इसके अलावा कुछ है क्या, 0, 7 है ही नहीं उधर, 8 बड़ा हो गया, तो इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए, तो अब बस इसका लिख दो। कैसे लिखोगे, 3 कॉम्बिनेशन हुए, समझ में आई ये बात किस किस को समझ में नहीं आई? जिसको समझ में नहीं आई, लेक्चर नंबर 2 बाइनोमियल का खोलो, वहां पे भी एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस किया, बहुत डिटेल में बताया कि क्या क्या किया। वापस से बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। अब तो सीधे टेबल बनानी आ गई ना, तो क्वेश्चन हो जाएगा, टेबल बना ली बस। अब क्या है 2, ओके, x की पावर 2 कब आ रही है, जब r1 रख रहे, तो 6c1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 तो अब कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, और इधर से 2 के साथ 5, तो 5 के लिए 6c5 चाहिए, 6c5 2 के लिए r1 है ना, ये r1 है, सॉरी r की वैल्यू रखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r, माइनस 1 की पावर r, NCR। जनरल टर्म कैसे लिखते हो बताओ यार, इसकी जनरल टर्म कैसे लिखते हो, NCR x की पावर n माइनस r, y की पावर r, माइनस 1 की पावर r, कभी माइनस है तो क्लियर। अब मेरे को इस पे r की वैल्यू 1 रखनी है, इसमें x क्या है 1 और y क्या है एक्स स्क्वायर, रखो यही बनेगा, क्लियर। तो ये बना तुम्हारा 6c5, ये तो 1 हो गया, 6c5 तो 1 का कोई वो ही नहीं है, 6c5 इंटू 6c5 इंटू x की पावर 5। तो देखो 2 + 5 x की पावर 7 बन रहा है इसका कोफिशिएंट, ऐसे चेक भी कर लेना क्रॉस, प्लस तुमको r2 रखना है, तो 6c2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 इंटू 6c, देखो ये हो गया 4, अपने को 3 चाहिए, r3, 6c3 x की पावर 3 प्लस 6c, अब ये वाला इंटू 6c1 x की पावर 1, ये आंसर हो गया। अब x की पावर 7 के कोफिशिएंट चाहिए थे, तो x की पावर 7 हटा ही दो, केवल कोफिशिएंट की बात करनी है, सबके x की पावर 7 ही आ रहा है ना, ये 4 बन रहा है और उधर 3 लिखा ही था, तो ये भी x की पावर 7 हो गया। अरे ये x की पावर 4 हो जाएगा, ये x की पावर 3 लिखा हुआ है, ये x की पावर क्या था 5, ये x की पावर 2 था,
ओके, इधर माइनस है, ओके, इधर भी माइनस है क्योंकि 1 माइनस एक्स है ना, तो माइनस, इधर x की पावर 4 है, इधर x की पावर 3 है। तुम देखते जाओ। अब देखो ये तो पॉजिटिव हो गया मगर ये नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि पावर क्या है, ऑड, पावर ऑड है तो साइन मैंने बताया था -1 की पावर r यहाँ पे ऑड है तो माइनस आएगा, यहाँ पे r की वैल्यू इवन है इसलिए प्लस कर दिया इसको, समझ पा रहे हो। यहाँ पे दोनों जगह ऑड थी इसलिए दोनों जगह माइनस लगा दिया, इधर देखो ऑड है माइनस लगा दो, ऑड है माइनस लगा दो, समझ पा रहे हो। बस अब सॉल्व कर लो इसको, करूँ क्या मैं? तो देखो 6c1 माइनस एक्स स्क्वायर 65, तो 6c1 की वैल्यू क्या है 6, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और x की पावर 7 का कोई मतलब नहीं है ना क्योंकि कोफिशिएंट निकाल रहे मतलब x की जगह 1 रख दो, इनटू कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं ना तो वेरिएबल वाला पार्ट हमारे कोई मतलब का नहीं है। 65 ये 6 ही आएगा, 65 मतलब NCR इक्वल होता है NCN माइनस आर के, दोनों की वैल्यू 6। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। 62 मतलब 6 इंटू 5 2 इंटू 1, ओके, इंटू 63 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए तो प्लस 63 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 और 61 6, इतना आया समझ में? तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म, ये आंसर लिख दो अब इसका सीधे। क्या आ रहा है ये 36 माइनस ये आया 15 इंटू 20 प्लस, अरे ये 2 3 सा 15 इंटू 20, कर लो इसको सिंप्लीफाई आराम से, 6 से 6 कैंसिल, 6 5 सा 30 4 120, ओके। तो ये क्या हो गया 156 माइनस 300 दैट इज माइनस 144। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ए, करेक्ट आंसर इज ए। समझ में आया? तो यार इसी पे क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसमें क्या देखो सोचने वाला काम क्या था, पहले सिंप्लीफाई करना, फिर किस किस से x की पावर 7 बन रहा है। बाइनोमियल तुमने 2 बना लिए, वहां पे अपन ने देखा था 3 बाइनोमियल थे जो एडवांस में आया था क्वेश्चन, सेकंड लेक्चर में जो डिस्कस किया था, यहाँ 2 बाइनोमियल थे। तो 2 बाइनोमियल के जो केसेस बन रहे हैं अब जिनमें x की पावर 7 आ रही है उनके कोफिशिएंट को ऐड करना था, बस सीधी बात। क्लियर? नोट कर लो, बढ़े आगे। अब तुम देखो, तुमको मैंने सम ऑफ कोफिशिएंट का जब भी क्वेश्चन आए तो 1 प्लस एक्स की पावर n याद करना है और x की जगह क्या रखना है 1, ओके, x की जगह क्या रखना है 1। अब ये 1 प्लस एक्स की पावर n में हो या किसी भी एक्सप्रेशन में हो, देखो अभी तुमको एक और चीज बता देते हैं। जैसे तुमको ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया, मान लो ये वाला 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10, और उन्होंने पूछा फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन, फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द बाइनोमियल एक्सपांशन। ये क्वेश्चन आया तुमको, क्या पूछा है इन्होंने, सम बताना है इसके हर एक कोफिशिएंट के बाइनोमियल एक्सपांशन को। तो देखो यार ये तो एक ट्राइनोमियल है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10, ये ट्राइनोमियल लिखा है। इसको मैं कभी कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ कन्वर्जन होगा, ओके, कुछ कन्वर्जन होगा, ये मेरे को दिख नहीं रहा है। तो जब इसका बाइनोमियल खुलेगा तो कुछ ऐसा बनेगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू a
हाईएस्ट पावर क्या होगी, a20 x की पावर 20। अरे इससे ज़्यादा पावर थोड़ी हो सकती है, यही बनेगी आखिरी पावर, यही बन सकती है। अब इन्होंने क्या पूछा, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपांशन, इसका एक्सपांशन यही होगा। ये चीज में किसको डाउट है, अरे कुछ भी एक जनरलाइज्ड बोल दिया अपन ने कि यार जब इसको तुम एक्सपांड करोगे तो a0 आएगा, a1x आएगा, a2x² अप टू x की पावर 20 इसकी हाईएस्ट पावर है, दिख रहा है, x का स्क्वायर है, उसका पावर 10 है, तो x की पावर 20 बनेगा, वहां तक लिख दिया। अब इन्होंने क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। जब भी सम की बात करे, जब भी क्वेश्चन सम की बात करे, मैंने एक चीज बताई थी, x इज इक्वल टू 1 रख देना, रख दो 1, x इज इक्वल टू 1, क्या आया इसका आंसर 1, सीधे 1 मतलब किसकी वैल्यू है, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन अप टू a20 तक की वैल्यू 1 है। जितने भी कोफिशिएंट है इनका सम क्या है 1। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये कुछ नेगेटिव में आएंगे कुछ पॉजिटिव में आएंगे, इसलिए ये 1 आ रहा है। मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बोली, न्यूमेरिकली सम नहीं निकलता है। ओके, कोफिशिएंट तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन के हो सकते हैं, ये माइनस लगा है तो इसके कारण आएगी नेगेटिव साइन, तो उस कारण से इसका पूरा का सम क्या आ गया 1 के बराबर। समझ पा रहे हो? तो जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट पूछे, लिख लो ये कंसेप्ट, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछे बाइनोमियल का, सीधे x इज इक्वल टू क्या रख दोगे 1। क्लियर? क्योंकि उसका एक एक्सपांशन करके देख लो, अब x की जगह 1 रख दो तो ये RHS में क्या बन गया, a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड अप टू a20 तक, और इसकी वैल्यू पूछी है इन्होंने, तो LHS में भी अपने को 1 रखना पड़ेगा। जो मैंने 2 की पावर n का प्रूफ बताया था, क्या किया था वहां पे अपन ने, 1 प्लस x की पावर n, हमको पता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर अप टू ncn x की पावर n। अब अपने को क्या पूछा था इन्होंने कि सम बताना है सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का, nc0 nc1 nc2 ncn, तो x की जगह अपन ने क्या रखा था 1, तो 2 की पावर n बना था nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन अप टू ncn। अरे यही पूछा था ना सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो जब भी सम की बात करें ना तो सीधे RHS को अज्यूम करके देखना, तुम खोल के देखो, इसको ऐसे लिखोगे तो तुमको फील आ जाएगा कि क्यों मैं x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ। अरे इसका जब तुम खोलोगे तो अब बाइनोमियल कोफिशिएंट कुछ बन रहे होंगे, हमको ट्राइनोमियल के ये लिखना नहीं आता है कि क्या NCR बनेगा यहाँ पे। जैसे इसका तो अपन लिख सकते हैं बाइनोमियल है, पर ये ट्राइनोमियल है तो इसका लिखना नहीं आता है, तो मैंने मान ली कोफिशिएंट होंगे a0 a1 a2 कुछ भी, हमको ये वैल्यू निकालने को तो बोला नहीं, उसने क्या बोला सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। मैंने अज्यूम कर लिया a0 a1 a2 ये सारे कोफिशिएंट है, उससे अपन ने सीधे सम की वैल्यू निकाल ली। इसकी जगह कभी ये क्वेश्चन होता है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 20, इसका सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट निकालो, इसमें भी सेम कंसेप्ट, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1, 3 की पावर 20 इसका सम होता सारे कोफिशिएंट का। समझ पा रहे हो? ये भी नोट कर लो। अरे जब इसको तुम लिखोगे तो कुछ बनेगा तुम्हारा RHS में, x y z सबको 1 रख दोगे तो केवल कोफिशिएंट की बात होगी, वेरिएबल अपन ने हटा ही दिया। x इक्वल टू 1 रखने से क्या कर रहे हैं हम, वेरिएबल को हटा के उसको एक कांस्टेंट नंबर लिख रहे 1, और 1 से कभी भी कोफिशिएंट में अंतर नहीं आएगा, इसलिए 1 रख देते। ये कितनों को समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जहाँ पे भी सम पूछे तुम सीधे रख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लो ये कंसेप्ट। बड़े आगे मैंने मिडिल टर्म बता दी है, तो एक क्वेश्चन मिडिल टर्म का भी देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिडिल टर्म, फाइंड आउट द मिडिल टर्म, फाइंड आउट द मिडिल टर्म ऑफ, फाइंड आउट द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालनी है तुमको किस एक्सपांशन की, 1 प्लस x की पावर n एक्सपांशन की। ओके, फाइंड आउट द मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपांशन, ऑफ द बाइनोमियल, b लिख रहा हूं बाइनोमियल एक्सपांशन 1 प्लस x की पावर n इफ सम ऑफ द कोफिशिएंट, इफ सम ऑफ द कोफिशिएंट
of this binomial expansion is 4096. Find out the middle term of this binomial expansion. तो सबसे पहले मेरे को n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू किससे निकलेगी? ये एक जो दिया है हमको, सम ऑफ द कोफिशिएंट दे दिया तुमको 4096, सम ऑफ द कोफिशिएंट दे दिया 4096। तुमको मिडिल टर्म पूछी उसने बाइनोमियल एक्सपांशन की, जिसका सम ऑफ द कोफिशिएंट कितना दिया है उसने? 4096। अभी एक चीज बताई थी, सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए x को क्या रख देंगे? 1। तो 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू RHS में सम ऑफ कोफिशिएंट ही है। SOC लिख रहा हूं मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट, या लिख लो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, कंफ्यूजन नहीं होगा तुमको। ओके, x इज इक्वल टू 1 रखा तो ये बन गया 2 की पावर n। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना दिया? 4096। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 4096, 2 की पावर 12, 2 की पावर n, यहां से n की वैल्यू निकल गई, कितनी आई? 12। n की वैल्यू आ गई 12, n की वैल्यू आ गई क्या? 12। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? कैपिटल N, n प्लस 1, दैट इज 12 प्लस 1 13। मिडिल टर्म निकालना है, ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो एक ही मिडिल टर्म आएगी। अरे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म एक ही निकलेगी, वो क्या होगी? t n, यही बताया था, t n बाई 2 प्लस 1, तो क्या आया ये? t6 प्लस 1 दैट इज t7। और t6 प्लस 1 की वैल्यू भी निकाल लोगे तुम अब तो। t6 प्लस 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 12 c6 x की पावर 6, दिस इज द मिडिल टर्म। कितनों को ये क्लियर हुआ? ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं, सीधे अप्लाई कर रहे हैं अब चीज़ों को। ओके, ये बताया है मैंने, मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट 3rd लेक्चर में डिस्कस किया है। क्लियर? नोट कर लो इसको भी। एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं इस लेक्चर में, बस और कुछ नहीं, कोई नया कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, केवल रिमाइंडर थ्योरम भी बताऊंगा, वो भी तुमको पता होगी, कुछ नया नहीं है उसमें। ओके, तो ये लिख लो। बढ़े आगे। अच्छा, अब अपन बात करते हैं ट्राइनोमियल एक्सपेंशन की। तुमको कुछ भी चीज़ याद नहीं रखनी, केवल एक चीज़ बता रहा हूँ वो दिमाग में रख लेना। तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी करने का मन हो, बिना कभी सिंप्लीफाई क्लिक नहीं हो रहा है। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन जेईई में आएंगे वो सब में कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा और वो बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी, पर कुछ बच्चों को क्लिक नहीं होता है कि कैसे कन्वर्ट करें, तो उनके लिए ये लिख लो। मान लो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n है, ये एक ट्राइनोमियल एक्सपांशन है भाई, 3 है ना इसमें, तो ट्राइनोमियल। तो इसकी जो टर्म लिखते हो तुम सिग्मा, वो लिखोगे n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल, x की पावर r, y की पावर s, z की पावर t। क्लियर? अब क्या है, इसको अप्लाई करना बताते हैं। ये नोट कर लो पहले तो। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा। मान लो x प्लस 2y माइनस 3z की पावर 10, ये ट्राइनोमियल दिया है ना, ये ट्राइनोमियल एक्सपांशन दिया है। तुमको पूछा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब y स्क्वायर z की पावर 5, x क्यूब y स्क्वायर z की पावर 5, इसका कोफिशिएंट निकालना है। भाई किसी का भी डायरेक्ट कोफिशिएंट निकालना है तो ये चीज़ याद रखनी है बस, ये सिग्मा नहीं, अब केवल एक टर्म निकालनी है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड टी। तो पहली चीज ये आर एस टी क्या है? आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू एन, ये एक रिलेशन है। ऑब्वियस सी बात है कि एन फैक्टोरियल के बराबरों के नीचे जो भी लिखा होता है। ओके, अरे वो एनसीआर का फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने, एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, इन दोनों का सम n के बराबर ही तो होता है। तो अब नीचे 3 चीज़ लिखी है तो इन तीनों का सम भी बराबर n ही होगा। n माइनस आर प्लस आर भी तो n ही आ रहा है,
सिमिलरली r प्लस एस प्लस टी भी क्या होता है, n के बराबर। क्या पूछा है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड की पावर 5, ये पूछा है, देखते हैं। तो बस कुछ नहीं है, n फैक्टोरियल, ये बस इस वाले में रख दो, 10 फैक्टोरियल, x की पावर क्या चाहिए 3, y की पावर क्या चाहिए 2, तो r क्या हो गया, r हो गया तुम्हारा 3, s कितना हो गया 2, t कितना हो गया 5। समझ पा रहे हो? अब देखो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, देखो वो हमेशा, ये तो इनकी वैल्यू हमेशा बराबर आएगी n के, ऐसा नहीं यहाँ पे कुछ और पूछ लेगा। समझ पा रहे हो? सही है। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 5, ये आ गया कोफिशिएंट इसका। 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सॉरी कोफिशिएंट पूछा है ना पूरे का, ये 2y भी आएगा इधर, z में 3z भी आएगा। रुक जा, अरे इनके जो कोफिशिएंट है वो तो लिखने पड़ेंगे ना, वहां पे x प्लस वाई प्लस जेड था, यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 3z है, तो उनको लिखोगे ना, x क्यूब 2y की पावर कितना, 2y की पावर s की वैल्यू कितनी है 2, माइनस 3z की पावर z कितना है 5, ये आ गया। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड 5 ही पूछा था, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड 5 बन गया। अब कोफिशिएंट निकालना है, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 5, आंसर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर कोई यूज का नहीं है, ये उन बच्चों को बता दिया जो बाइनोमियल को कन्वर्ट नहीं कर पाते, पर मेरे को तो उम्मीद है तुम लोग कर लोगे, तो याद वाद रखना हो तो रख लो, जस्ट बता दिया, कभी अटक जाओ ट्राइनोमियल वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऐसा नहीं देगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कभी नहीं हो रहा है तो अप्लाई करके आंसर निकाल लेना। क्लियर? नोट कर लो ये वाला कंसेप्ट भी। अब एक रिमाइंडर थ्योरम वाला कंसेप्ट बच रहा है, वो भी बता देता हूँ क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। बढ़े आगे, रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो यार, मतलब बाइनोमियल की एप्लीकेशन पार्ट है ये, रिमाइंडर निकालना, यूनिट प्लेस निकालना, 2 डिजिट तक की प्लेसेस निकालना, ये सब। तो देखो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, डाल दो हेडिंग, रिमाइंडर, फाइंड आउट रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बहुत इजी होता है ये। एग्जांपल लेते, 2 की पावर 109 डिवाइडेड बाय 33, 2 की पावर 1009 डिवाइडेड बाय 33, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे, हर एक एक चीज को आराम से सुनना, सब समझ में आ जाएगा, बहुत इजी चीज है। सबसे पहली चीज, अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन जाते हर जगह बस इसी का काम है, ये वो है तुम्हारा मेन वेपन, हर जगह यूज करना। 1 प्लस एक्स की पावर n, बनाओ इसको वैसा, 1 प्लस एक्स की पावर n। अब मेरे को बताओ 2 की पावर कौन सी 33 के आसपास आती है। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। तो 2 की पावर 5 के फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको मैं, तो 2 की पावर 5 के फॉर्म में लिखूंगा, मतलब 32 में निकालूंगा। 32 क्यों निकालूंगा, क्योंकि वो बन जाएगा 33 माइनस 1 की पावर n के फॉर्म में। तो जो नीचे लिखा हुआ है वो नंबर ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। रिमाइंडर वाले में ये पहला कंसेप्ट है, क्या जो नीचे लिखा है वो ऊपर बनाने की कोशिश करो। क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा अभी। 2 की पावर 1009, 2 की पावर 1009। अब देखो तुम, तो 2 की पावर 32 बनाना है, मतलब 2 की पावर 5 होता है 32, तो 1009 तो 5 से डिविजिबल नहीं है। कौन सा नंबर इसके पास है जो 5 से डिविजिबल है, 1005। तो मैंने 2 की पावर 1005 को अलग निकाल लिया और 2 की पावर 4 को अलग निकाल लिया, अपॉन में क्या कर दिया 33।
2 की पावर 1005 इज 32 की पावर, ये 5 से डिविजिबल है, 201 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 33। समझ में आया क्या किया? अरे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना, डिनोमिनेटर के पास वाला नंबर भाई 33 है, कभी यहाँ पे होता 17 तो मैं 2 की पावर 4 16 बनाने की कोशिश करता, यहाँ पे 33 लिखा है तो मेरे को 32 बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बनाना क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्म में, कुछ भी। समझ पा रहे हो? तो 32 की पावर 201 इंटू 2 की पावर 4, ये स्टेप किसको समझ में नहीं है? एक और बार बता रहा हूँ, 2 की पावर 1009 था, 33 था, 33 के पास में 2 की पावर 5 पे 32 आता है, 32 को मैं लिख सकता हूँ 33 माइनस 1, पहला चीज़ तो मेरे को समझ में आ गया क्या, 33 माइनस 1 मतलब 1 माइनस एक्स की पावर n के फॉर्म में लिख पाएंगे इसको, है ना? क्लियर? तो मैंने सबसे पहला कंसेप्ट क्या लगाया कि मेरे को 33 बनाना है। ओके, वो सोच के मैं ये हरकतें कर रहा हूँ कि यार ये ऐसा करना है। सबसे पहली चीज़ क्या सोचनी है कि यार करना क्या है, अप्रोच क्या है। ओके, तो 33 बनाने के लिए अपन ने ये किया, 2 की पावर 5 अलग निकाला, 2 की पावर 4 बच जाएगा, ये 1005 से डिविजिबल है, 201 तो 32 की पावर 201 लिख सकते हो 2 की पावर 1005 को। कुछ नहीं किया, देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को 32 लिख, 32 की पावर 201 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 33। अब इसको 32 को क्या लिख सकते हैं, 33 माइनस 1 की पावर 201 अपॉन 33 इंटू 16। यह है समझ में? अब इसके एक्सपांशन को तुम देखो, ये क्या है भाई, x माइनस 1 की पावर n का एक्सपांशन क्या होता है, nc0 प्लस nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस साइन लगा। यही होता है, यही होता है। तो nc0 मतलब क्या, 201c0, 33 की पावर n, 33 की पावर n, ये चीज समझना है, ये बस यहीं पे कंसेप्ट है। क्या बनेगा ये, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1, ये माइनस साइन आ जाएगा, प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू आखिरी टर्म क्या होगी, nc0 ncn, और कभी ये n ऑड है, कभी ये n ऑड है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ncn। अरे माइनस 1 की पावर r होता है ना, माइनस 1 की पावर r, तो वो कभी ऑड नंबर है आखिरी वाला, यहाँ पे तो r n के बराबर हो गया, तो n कभी ऑड है तो माइनस लगा देना, कभी n इवन है तो प्लस लगा देना। अरे वो तो जनरल टर्म जो बताई वही किया है, कुछ नई बात नहीं बताई है ना। तो ये अब तुम एक चीज देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा x है वो क्या है, 33, तो 33 माइनस 1 की पावर n को तुम ऐसे ही लिखोगे क्या, nc0, n मतलब तुम्हारा यहाँ पे 201 है, वो कोई काम का नहीं है, वो तो लिख लो भले, 33 की पावर n एंड सो ऑन। ओके, इसके पहले वाली जो टर्म है वो क्या है, ncn माइनस 1 x1। ओके, x1 मतलब क्या, 33 आ रहा होगा, 33 यहाँ पे हुआ और यहाँ पे 33 की पावर 0 हो गई, तो 33 यहां तक आ रहा है, आखिरी टर्म ये माइनस ncn। समझ पा रहे हो? आराम से सोचो। अरे ये 33 का स्क्वायर, 33 का क्यूब, 33 की पावर 4, 33 की पावर n, ये है, तो ये कहां तक जा रहे हैं, 201 c1 33 n माइनस 1। ओके, एंड सो ऑन, आखिरी की टर्म क्या होगी, 201 c n माइनस 1 33 प्लस 201 c n, ये 0 हो गया, माइनस 1 की पावर n, ये आएगा तुम्हारा। समझ पा रहे हो? तो देखो
यहाँ तक के सारे नंबर में 33 आ रहा है, 33 की पावर n, मतलब 33 की पावर 201, 33 की पावर 200, यहाँ पे 33 की पावर 1 हुई और आखिरी वाले में 33 आ ही नहीं रहा है। मतलब ये जो नंबर है आखिरी वाला, दैट इज, इसको जब पूरा एक्सपांड करोगे तो वो तो पूरा डिविजिबल है 33 से, बचेगा क्या, केवल वो आखिरी वाला 201C201, n की वैल्यू 201 ही है और -1, तो ये -1 बचेगा, केवल -1, बाकी तो पूरा डिविजिबल है, तो केवल -16/33 हो गया हमारा क्वेश्चन। अब -16 33 हो गया तो रिमाइंडर कभी भी -16 नहीं होगा। तुम ऐसा बोलो 33 को 0 कर दो और -16, रिमाइंडर पॉजिटिव क्वांटिटी, तो -16 + 33 -33/33, तो ये क्या हो गया बताओ, 4, 14, 17/33 -1, ये भी डिविजिबल हो गया ना 33/33, तो केवल इससे रिमाइंडर जो बन रहा है 17/33 से, दैट इज 17 विल बी द आंसर। समझ पा रहे हो? कोई मेथड नहीं है, तो नॉर्मल बाइनोमियल का एप्लीकेशन पार्ट है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसको खोलते जाओ, तुमको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और करते चीजें समझ में आएगी। इसका आंसर क्या हो गया, 17। समझ में आया? कुछ बच्चों को तो चमक गया होगा, कुछ को नहीं चमका होगा, तो एक क्वेश्चन और देखते चीजें और क्लियर होगी। ये जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको अभी तक ये ओपन करना नहीं आ रहा है। ओपन कैसे करना है, तुम देखो सब में 33 आ रहा है, 33 आ रहा है, 33 आ रहा है, यहां तक सब में 33 आ रहा है, केवल आखिरी वाली टर्म में 33 की पावर 0 हो रहा है, दैट इज -1। बाकी तो सारे नंबर डिविजिबल है 33 से, तो उसको तो तुम लिख सकते हो 33 लैम्डा के फॉर्म में, तो वो तो पूरा डिविजिबल है, प्लस k बच जाएगा ना, ये k रिमाइंडर देगा, दैट इज -1, और उसका मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो 2 की पावर 4 बाहर निकला हुआ है पहले से, ये 16, तो -16 बच रहा है, पर रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, तो +33 -33 कर दिया। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते, चीजें क्लियर होगी। देखो 3 की पावर 2003 डिवाइडेड बाय 28, अब वही देखना है, 28 है, 27, 3 का क्यूब बन गया ना 28 -1 के फॉर्म में, 28 -1 के फॉर्म में बन गया। पर सबसे पहले 20, ये नंबर डिविजिबल है क्या, 2003 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, कौन सा नंबर आएगा 3, 2001, क्योंकि 2 + 1 अपन को डिविजिबिलिटी पता है ना 3 की। अरे जब ये नंबर डिविजिबल है 3 से, और 3/28, क्लियर। अब मेरे को 3 का क्यूब निकालना था, इसलिए मैं 3 की डिविजिबिलिटी देख रहा था। कभी मेरे को 3 की पावर 5 निकालना होता तो मैं इसको क्या बनाता 2000 तक, ओके। कभी यहाँ पे कुछ 82 लिखा होता या 80 लिखा होता, समझ रहे हो। अरे यहाँ पे मान लो 80 लिखा होता, तो फिर मेरा दिमाग चलता कि यार 3 की पावर 481 होता है, तो मैं इसको 2000 तक ले जाता, क्योंकि 2000 पे क्या होता है, 4 से वो डिविजिबल होता है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है 2000 नंबर, ओके। तो वो 500 टाइम्स डिविजिबल है 4 से, ओके। तो उस हिसाब से अपन सोचते हैं, समझ पा रहे हो। तो ये तो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है। 3 की पावर 201.3² लिख लिया। अब मेरे को इसको 27 बनाना था, तो 27 मतलब क्या, 3 क्यूब मैंने अंदर लिया, 3 क्यूब मैंने अंदर लिया, तो 2001 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा 618, 7। अरे 6 18, 26, ये बना .3²/28। ये क्या है 27 को लिख सकते 28 - 1 667.3²/28। अब देखो 28 सारे डिविजिबल होंगे, जो आखिरी टर्म होगी ना इस बाइनोमियल की, उसमें केवल 28 की पावर 0 बनेगा, तो केवल वो वाला अपने को रिमाइंडर देगा, तो वो क्या बनेगा -1 की पावर r, दैट इज 667, ओके।
और एनसीआर तुमको लिखना हो तो लिख लो, ओके, इनटू -1 की पावर आर, एनसीआर वो एनसीएन हो जाएगा क्योंकि nth टर्म पे ही होगा ये 0, 28 की पावर 0, 28 की पावर 0 और 1 की पावर 667। क्लियर? तो देखो ये हो गया -1, इसको पूरे को देख लो, अरे ये 1 लिखा है, -1 की पावर ऑड नंबर -1, वो 1 आएगा, -1 बनेगा ओवरऑल, तो -1 बना। इस पूरे को मैं हटा के केवल क्या कर दूंगा, -1, बाकी तो पूरा डिविजिबल है ना 28 से, तो ये बन गया -1, ये हो गया -9 डिवाइडेड बाई 28। तो वही बात, नेगेटिव नहीं हो सकता रिमाइंडर, तो -9 प्लस 28 -28 डिवाइडेड बाई 28, तो -9 प्लस 28 इज 19 विल बी द रिमाइंडर इन दिस केस। समझ पा रहे हो? रिमाइंडर वाला समझ में आया? तो ये कंसेप्ट है रिमाइंडर का। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा ये वाला लेक्चर। ओके, तो ये बाइनोमियल हमारा खत्म हो गया। ये टेंस प्लेस भी ऐसे ही निकालने को बोल देता है, तो उसमें कुछ भी नहीं है। क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन लिखोगे, पहले कन्वर्ट करना जीरोस के फॉर्म में। जैसे मान लो 17 की पावर कुछ दे दिया, कुछ भी दे दिया, मान लो 289, 17 की पावर 20 दे दिया, इसकी पूछिए टेंस प्लेस निकालो। क्या निकालना है, 2 डिजिट, आखिरी की लास्ट 2 डिजिट निकालने को बोला है। तो 1 डिजिट निकालना तो आता होगा साइक्लिसिटी से, साइक्लिसिटी आती है कि नहीं, 7 की पावर 1, 7 स्क्वायर, 7 क्यूब, 7 की पावर 4, यूनिट प्लेस 1 आती है, इससे 9 आती है, इससे 3 आती है, इससे 1 आती है, फिर रिपीट होने लग जाती है 7 9 3 1। ओके, तो वो जितनी पावर है यूनिट प्लेस तुम ऐसे निकाल लोगे। 20 को डिवाइड किया 4 से, 5 कंप्लीटली डिविजिबल, यूनिट प्लेस आ गई 1। ओके, पर इसमें यूनिट प्लेस नहीं पूछा, इसमें लास्ट 2 डिजिट पूछा। तो क्या करोगे, तो लास्ट 2 डिजिट में कुछ नहीं है, इसका तुम क्या लिखना, एक्सपांशन। इसको कर लो 289 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 289 करूंगा तो एक जीरो वाला बन जाएगा, 290 -1। ओके, मैंने क्या बोला, जीरो बनाना है तुमको। जीरो बना दोगे तो तुमको पूरा बाइनोमियल एक्सपांशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी 2 प्लेस के नंबर पूछे तो तुमको यूनिट प्लेस पे जीरो लाने की कोशिश करनी है, जो x-1 की पावर n बनता है उसमें। ओके, कभी ये 289 नहीं बनता, 284 बनता मान लो, तो मैं क्या करता, उसके आगे का देखता कि उसके आगे तो ये जा रहा है क्या, मतलब 1 आए आखिरी में या 9 आए, मेरा काम हो जाएगा। 1 आए यूनिट प्लेस पे या 9 आए, तो मैं उसमें से -1 करूंगा तो 0 बन जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो ऐसे सोचना रहता है। क्लियर? तो बस फिर क्या है, एक्सपांशन कर देना, डिवाइड करोगे, कॉमन निकल जाएंगे। बाकी वाले में तो जब पावर हाई होगी तो 0 0 देंगे, जो शुरू के 2 या 3 में तुमको आंसर डिसाइड करना पड़ेगा, तो वो 2 3 को खोल देना, तो बहुत ईजी बनता है। 2 प्लेस का तो तुमको आता होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस नंबर सिस्टम में करे होंगे वो क्वेश्चन, है ना। तो ये बाइनोमियल हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, चलो, समझ में आया? ओके, थैंक यू सो मच। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर बचा है, पहले वो आएगा, फिर कोई नया टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।